नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल जन कभी स्टडी हब में। दोस्तों, छोटी सी मोटिवेशन लाइन के साथ मैं इस क्लास की शुरुआत करूंगा कि जिंदगी का शौक यारों पाला नहीं जाता। जिंदगी का शौक यारों पाला नहीं जाता और शीशे का प्याला उछाला नहीं जाता। मेहनत से संवर जाती है मेरे दोस्त जिंदगी। मेहनत से संवर जाती है मेरे दोस्त जिंदगी। हर काम तकदीर पर टाला नहीं जाता। दोस्तों, एक बार फिर से मैं आज आप लोगों के लिए जो हमने शुरुआत की है टॉप 500 मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो सीरीज की, उसी के अंतर्गत हमने महात्मा बुद्ध का पहला पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं और आज मैं आप लोगों के बीच लेकर आया हूं महात्मा बुद्ध का सेकंड पार्ट। क्लियर है? और कोशिश करेंगे कि आज ही हम इसको क्या करें, कंप्लीट कर लें। लेकिन अगर नहीं हुआ तो हम इसका जरूर पार्ट 3 भी लेकर आएंगे। तो दोस्तों, हमने परसों कितनी कहानी पढ़ी थी, क्या क्या हमने देखा था। हमारी जो कहानी थी और जो हमारी कहानी का हीरो महात्मा बुद्ध थे, उन्होंने 29 वर्ष की उम्र में क्या कर दिया था, अपना गृह त्याग कर दिया था। यहाँ तक हमारी स्टोरी पहुँच चुकी है। ठीक है, हम थोड़ा फ्लैशबैक में चले जाते हैं और फ्लैशबैक में हमने क्या क्या पढ़ा। देखो, 2 गणराज्य हैं जिनके बीच क्या था, रोहिणी नदी को लेकर क्या था, विवाद था। रोहिणी नदी को लेकर क्या है, विवाद रहता है और शुद्धोधन और महामाया की क्या करवा दी जाती है, शादी करा दी जाती है और उन्हीं के क्या होते हैं, पुत्र होते हैं। कौन? सिद्धार्थ। और जो आगे चलकर जिन्हें किस नाम से पूरा विश्व जानता है, महात्मा बुद्ध के नाम से जानता है। और उसके बाद हमने आगे देखा कि किस तरीके से उनका जो ध्यान है, उनका मन संन्यास की तरफ जाना शुरू हो जाता है। पूरी कहानी हमने देखी। उसके बाद उनकी शादी किस यशोधरा से करवाई जाती है और उनका एक पुत्र भी होता है जिसका नाम राहुल होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो किस अवस्था में अपना गृह त्याग करने का विचार उनके मन में आता है और वो गृह त्याग कर देते हैं। 29 वर्ष की उम्र में वो क्या कर देते हैं, गृह त्याग कर देते हैं। आज की हमारी कहानी यहीं से आगे बढ़नी है। क्लियर है? अब देखिए होता क्या है। ठीक है, ये यहाँ पर एक छोटा सा एक महल है। किसका? ये महल है महात्मा बुद्ध का, जहाँ पर ये निवास करते हैं। ठीक है, उसी टाइम पर ये क्या बोलते हैं, ये किसको बुलाते हैं, ये अपने सारथी चन्ना, किसको? अपने सारथी चन्ना को बुलाते हैं। और चन्ना और इनका घोड़े का नाम काफ़ी प्रसिद्ध है, क्या? कंधक। और चन्ना क्या है, इनका सारथी है। अब ये क्या कहते हैं, ये महात्मा बुद्ध चन्ना को आधी रात को बुलाते हैं कि भाई सारथी आप क्या कर दीजिए, आप घोड़ा तैयार करिए। ठीक है, और घोड़ा तैयार कीजिए और मुझे क्या करना है, मुझे जाना है। ठीक है, मुझे जाना है और मुझे वन की ओर जाना है। ठीक है, थोड़ा सा तकनीकी खामी आ जाती है जिसकी वजह से मुझे देखना होता है, थोड़ा सा मैं क्षमा चाहता हूँ इस चीज़ के लिए। ठीक है, तो चन्ना भी बिल्कुल घोड़ा लेकर और रथ लेकर तैयार हो जाते हैं। और क्या हो जाता है, महात्मा बुद्ध, चन्ना और उनका घोड़ा कहाँ चले जाते हैं, आगे एक वन की ओर चले जाते हैं। ठीक है, और जहाँ पर कौन सी नदी है, ठीक है, जहां पर कौन सी नदी है, देखो गृह। यहां पर एक चीज आपने ध्यान देना कि गृह त्याग कहां पर हो रहा है, गृह त्याग यहां पर ही हो रहा है। और इसी घटना को महानिष्क्रमण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महानिष्क्रमण कहा जाता है। और जिसका प्रतीक क्या है, घोड़ा है। जिसका प्रतीक क्या है, घोड़ा है। ठीक है, यानी कि अगर आपसे पूछा जाए कि गृह त्याग, महात्मा बुद्ध की गृह त्याग की घटना को क्या कहते हैं, तो हमारा आंसर सीधा सा होना है कि महानिष्क्रमण को क्या कहते हैं, गृह त्याग की घटना कहते हैं। क्लियर है? ठीक है, जिसका प्रतीक क्या है, घोड़ा है। जिसका प्रतीक क्या है, घोड़ा है। ठीक है, अब
जो इनके सारथी चन्ना है, जो इनके सारथी क्या है, चन्ना है, वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी संशय की स्थिति में आ जाते हैं कि आखिर साहब यार मालिक ने तो बोल दिया कि देखिए मालिक अगर आज की तुलना करें तो आज का सारथी हमारा कौन होता है, हमारा ड्राइवर होता है। कौन होता है, हमारा ड्राइवर होता है। ठीक है, हम भी अगर अपने ड्राइवर को बोल दें आधी रात को, उसको 2 बजे उठा दें कि भाई तू चल, ठीक है, और कहाँ चल कुछ पता नहीं, तो वो बेचारा भी संशय में रहेगा। और अगर हम उसको ऊपर से या बोल दे कि भाई जहां मैं बोलूंगा वहीं तू जाएगा, तो स्थिति उसकी मनोदशा और भी खराब हो जाएगी। ठीक है, तो यही सारी चीजें किसके साथ हो रही थी, चन्ना 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 के साथ हो रही थी। ठीक है, मैं बार बार कहानी के माध्यम से आपको रिपीट इसलिए करवा रहा हूं चीजें कि आपको ध्यान रहे कि सारथी कौन था, चन्ना था। ठीक है, तो जब भी हम किसी चीज को स्टोरी के माध्यम से पढ़ते हैं तो हमें ज्यादा समय तक वो चीजें क्या रहती है, याद रहती है। क्लियर है, तो चन्ना, ठीक है, बीच में एक नदी आती है। ठीक है, नदी आती है अनोमा नदी। कौन सी नदी, अनोमा नदी। ठीक है, आपने ध्यान रखना कौन सी नदी आती है, अनोमा नदी आती है। और यहीं पर ही एक बाग रहता है, एक बाग है, एक उद्यान है, जिसको क्या नाम दिया गया है, अनुपीय उद्यान। क्या नाम दिया गया है, अनुपीय उद्यान। ठीक है, अब देखो यहां पर अनोमा नदी के पास, ठीक है, अब जैसे हम बोले अपने ड्राइवर को कि भाई जो हमारे साथ चल रहा है कि भाई रुक रुक रुक, ठीक है, यहां पर तू क्या कर ले, रुक जा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से महात्मा बुद्ध किसको बोलते हैं, अनोमा नदी के एक, जहां पर अनोमा नदी है और वहां पे सुंदर सा बाग है, अनुपीय उद्यान है। ठीक है, वहां पर बोलते हैं चन्ना भाई तू यहीं पे रुक जा। ठीक है, अब सोचेगा, ठीक है, चन्ना भी सोचने लगा यार मालिक यहाँ पर क्या करेंगे। ठीक है, तो मालिक उसके क्या बोलते हैं, किसके मालिक, ठीक है, महात्मा बुद्ध चन्ना को क्या बोलते हैं कि देख भाई मैं तो बन रहा हूं अब सन्यासी। ठीक है, और मेरा बहुत हो गया है, ठीक है, अब मोह माया बहुत हो गई जिंदगी की, मैं सन्यासी बन रहा हूं, तुम मेरे घर पे जाना और मेरे बाबू को बोल देना कि बापू कि साह मालिक वो आपके बेटे क्या बन गए हैं, सन्यासी बन गए हैं। ठीक है, और चन्ना क्या हो गया, शॉक्ड हो गया। ठीक है, अरे चन्ना ने बोला बाबा तू तो बन जा, सन्यासी बन, कुछ भी बन, लेकिन मुझे क्या, लेकिन तू तो मेरी गर्दन उड़वा देगा राजा से। ठीक है, अब राजा बोलेंगे कि भाई तू इसको कहाँ ले गया, हो सकता है तूने इसे मार वार दिया। ठीक है, और कुछ ऐसा गेम खेल दिया। ठीक है, तो महात्मा बुद्ध से बोलते भाई तू टेंशन मत ले। ठीक है, वो महात्मा बुद्ध क्या करते हैं, यहीं पर इसी स्थान पर सन्यासी का रूप धारण करते हैं, अपने बाल वाल कटाते हैं। ठीक है, जो भी उनके संस्कार होते हैं उन्हें पूर्ण करते हैं, और अपने जो उनके सर के बाल है, जो उन्होंने मुंडन किया है, उन बालों को और अपने वस्त्र को किसके पास दे देते हैं, चन्ना के पास दे देते हैं, और बोलते भाई तू जा। ठीक है, तेरा गेम ओवर है, मैं यहां से क्या करूंगा, अपनी यात्रा खुद ही पूरी करूंगा, जैसे तैसे भी करूंगा। ठीक है, अब क्या है, अब जब यहां पर वो अपनी जब इतनी बात कह देते तो अब चन्ना भी बेचारा क्या बोलेगा, मालिक के बेटे को क्या बोल सकता है। ठीक है, जाओ बनो आप सन्यासी। ठीक है, आपकी खुशी इसी में, तो हम क्या कह सकते हैं भाई, छोटे लोग हैं। ठीक है, तो इस तरीके से चन्ना वापिस आ जाता है। ठीक है, और क्या होता है, ठीक है, चन्ना वापिस आ जाता है, और जो हमारे महात्मा बुद्ध हैं, ठीक है, वो क्या कर देते हैं, अनोमा नदी से आगे जाते हैं। ठीक है, निरंतर अपनी यात्रा क्या करते हैं, पूरी खुद ही क्या करते हैं, पूरी करते हैं। ठीक है, अब जब अपनी यात्रा पूरी करते हैं तो एक वो कहाँ पहुंचते हैं, वैशाली नामक स्थान पर पहुंचते हैं। कहाँ पर पहुंचते हैं, वैशाली नामक स्थान पर पहुंचते हैं, और यहाँ पर उनके जो पहले गुरु बनते हैं वो कौन बनते हैं, अलार कलाम इनके क्या बनते हैं, पहले गुरु बनते हैं। क्लियर है, अलार कलाम इनके क्या होते हैं, पहले गुरु हैं। ये अलार कलाम कौन है, ये योग गुरु, ये योग ध्यान गुरु हैं। ठीक है, योग गुरु व क्या है, ध्यान गुरु है। ठीक है, तो इनसे ये क्या करते हैं, शिक्षा दीक्षा लेते हैं। ठीक है, और ये इनके पहले गुरु बन जाते हैं, लेकिन इनको यहाँ पर भी क्या होता है, सेटिस्फिकेशन नहीं मिलता है। ठीक है, होती है ना आत्मसंतुष्टि, इनको नहीं मिलती है। बोलते हैं, होता है ना, कई बच्चे भी होते हैं कि भाई ठीक है गुरुजी, ठीक है, बढ़िया पढ़ाते हैं,
ठीक है, लेकिन ठीक है का मतलब आप समझते हो, ठीक है। जब तक एकदम ऑसम, बहुत शानदार ये वर्ड नहीं निकलते हैं तो समझो कि मामला थोड़ा सा ढीला ढाला है, ठीक है। तो यहाँ पर वैशाली नामक स्थान पर इनके पहले गुरु क्या बनते हैं, कौन बनते हैं, अल्लाह कलाम बनते हैं, ठीक है। यहाँ से भी यहाँ पे इनको आत्म संतुष्टि नहीं होती है, ज्ञान की तृप्ति इनको नहीं होती है, तो ये क्या बोलते हैं कि ठीक है भाई मैं आगे चलता हूँ, ठीक है। अब ये आगे कहाँ पहुँचते हैं, ये पहुँचते हैं साहब आपका राजगृह में, ठीक है। और राजगृह में पहुँचते हैं, ठीक है। और यहाँ इनकी भेंट किससे होती है, बिंबिसार से होती है, ठीक है। किससे होती है, बिंबिसार से होती है, ठीक है। और बिंबिसार से जब इनकी भेंट होती है तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है, ठीक है। बिंबिसार बोलते हैं, बिंबिसार इनके साथ थोड़ा बैठते हैं और अब थोड़ा बहुत इनके विचार और इनकी बातें एकदम शानदार, ठीक है। अब विचार बातें शानदार, तो बिंबिसार इनसे इंस्पायर हो जाते हैं कि बोले यार भाई तू तो बड़ा बिंदास आदमी है, कैसी कैसी बातें करता है, तेरे अंदर तो अद्भुत ज्ञान छिपा है, ठीक है। तुम जितना भी मेरा राजपाट है ये संभालो, ठीक है। महात्मा बुद्ध बोलता है हे भाई कैसी बात कर रहा तू, ठीक है। ये सब चीज़ तो मैं छोड़ के आया हूँ, ठीक है। ये सारी की सारी चीज़ें मैं क्या करके आया हूँ, छोड़ के आया हूँ। मैं ये सारी चीज़ें नहीं, मैं इस मोहमाया में नहीं पढ़ना चाहता हूँ, तू अपना राजपाट संभाल और बढ़िया से रहे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इन्हें एक बहुत बढ़िया आदमी मिलते हैं, ठीक है। वो बढ़िया आदमी कौन है, रुद्रक, एक व्यक्ति हैं रुद्रक रामचंद्र। इसी बिंबिसार के ही दरबार में उन्हें रुद्रक रामचंद्र भी मिलते हैं और ये भी इनके क्या होते हैं, ये भी इनके गुरु बनते हैं, ठीक है। देखो कितना बढ़िया बंदा है, ठीक है, ठीक है। और ये कौन है, रुद्रक रामचंद्र कौन है, ये योग दर्शन के क्या है, ज्ञाता है। योग दर्शन के ये क्या रहते हैं, ज्ञाता है, ठीक है। अब देखो भाई ध्यान से समझना, ठीक है। अभी मैं इनकी यात्रा बता रहा हूँ, आधा यात्रा ही मैंने आपको बताई, ठीक है। देखो यार कोई भी ज्ञानी पुरुष होगा ना, उसके अंदर ललक होती है, ठीक है। उसके अंदर सीखने की ललक होती है। सेम सी ललक किसके अंदर भी है, ठीक है। ललक है किसके अंदर है, ठीक है, महात्मा बुद्ध के अंदर भी है, ठीक है। दो गुरु बना लिए बंदे ने, ठीक है। देखो हमेशा ध्यान रखना कि सर्दियों में कंबल और यौवन अवस्था जवानी में ज्ञान कहीं से भी मिले उसे लपेट लेना चाहिए, ठीक है। तो सेम पद्धति कौन भी अपना रहे हैं, ठीक है, हमारे सिद्धार्थ भैया भी अपना रहे हैं, ठीक है। तो सिद्धार्थ भैया जब अपना रहे हैं तो देखिए आप लोग, ठीक है। अभी आधा डायग्राम हुआ है, मैं आपको फिर से रिपीट करवा रहा हूं, ठीक है। महात्मा बुद्ध घर से निकले, घर से निकलने की घटना, गृह त्याग की घटना क्या कहलाई, महानिष्क्रमण कहलाई। उसका साइन, उसका प्रतीक क्या है, घोड़ा होता है। फिर वो और उनके चन्ना, ठीक है, उनके सारथी, उनके ड्राइवर कहाँ पहुंचे, अनोमा नदी के पास पहुंचे। अनोमा नदी, ठीक है। अनोमा नदी, वहीं पर क्या है, सुंदर सा बाग है, अनुपया उद्यान है, ठीक है। वहां पर उन्होंने क्या किया, अपना संस्कार किया, अपने जो भी सन्यासी रूप उन्होंने धारण किया, ठीक है। वहां से वो आगे बढ़े, ठीक है। वैशाली नामक स्थान पर उनके अलार कलाम उनके पहले गुरु बने, ठीक है, जो ध्यान गुरु थे, ठीक है। उसके बाद उन्हें वहां पर भी संतुष्टि नहीं हुई, उनको नहीं लगा कि यहाँ पर भी हमारा क्या है, ज्ञान सफिशिएंट है। उसके बाद वो राजगृह पहुंचे जहां उनकी भेंट सम्राट बिंबिसार से हुई। और बिंबिसार से जब उनकी वहाँ पर भेंट हुई तो उन बिंबिसार ने उन्हें किसका ऑफर किया, क्या ऑफर किया कि भाई जितना भी मेरा राजपाट है ना ये तू संभाल ले, ठीक है, ठीक है, तू राजपाट संभाल ले। लेकिन वहाँ पे महात्मा बुद्ध सीधी सी एक बात बोलते हैं, भाई सब मोह माया है, ठीक है, मैं इन चीज़ों में, इन पचड़ों में नहीं पड़ने वाला। फिर से मुझे क्या करना है, मैं जिस खोज में घर से निकला हूँ वो मैं पूरी करके रखूँगा, ठीक है। मुझे ज्ञान की प्राप्ति करनी है, ठीक है, जानना है कि चीज़ें हैं क्या वास्तव में। तो वो मना कर देते हैं। लेकिन इसी दरबार में एक अच्छी बातें किसके परिप्रेक्ष्य से, महात्मा बुद्ध के परिप्रेक्ष्य से ये होती है कि उन्हें वहाँ पे रुद्रक रामचंद्र जी मिलते हैं, जो
क्या है, योग दर्शन के बहुत बड़े ज्ञाता हैं और वो भी उनके वहां पर क्या बनते हैं, गुरु बनते हैं। क्लियर है। लेकिन यहाँ पर भी महात्मा बुद्ध ज्यादा देर तक नहीं रुकते हैं और यहां से भी वो आगे बढ़ जाते हैं उरुवेला में। कहां बढ़ जाते हैं, उरुवेला चले जाते हैं। ठीक है, कहाँ चल जाते हैं, उरुवेला चले जाते हैं। ठीक है, और ये उरुवेला कहाँ है, ये उरुवेला या अरुवेला, कहीं पर अरुवेला कहीं पे उरुवेला। ठीक है, तो ये है गया में, और गया कहाँ है, बिहार में। ठीक है, फाइनली ये कहाँ पहुँच गए, बिहार में पहुँच गए। ठीक है, अब ध्यान रखना। ठीक है, बिहार में ये पहुँचते हैं और यहाँ पर पीपल वृक्ष के नीचे, ठीक है, ध्यान रखना, पीपल वृक्ष के नीचे ये क्या करते हैं, पांच ब्राह्मणों के साथ क्या करते हैं, तपस्या करने लग जाते हैं। ठीक है, और इन ब्राह्मणों में एक ब्राह्मण कौन है, कौंडिन्य भी है। कौन है, कौंडिन्य, जिस ब्राह्मण ने यही क्या बोला था महात्मा बुद्ध की मम्मी को कि भाई गौतमी प्रजापति को क्या बोला था, या तो तुम्हारा बेटा चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या तुम्हारा बेटा क्या बनेगा, सन्यासी बनेगा। क्लियर है। ठीक है, तो इन 5 ब्राह्मणों के साथ वो क्या करने लग जाते हैं, यहां पर तपस्या करने लग जाते हैं। ठीक है, ठीक है, और 6 वर्ष ये क्या करते हैं, इन ब्राह्मणों के साथ क्या करते हैं, तपस्या करते हैं। ठीक है, अब देखो एक दिन क्या होता है। ठीक है, अब देखो एक दिन क्या होता है, एक दिन एक घटना घटती है। और घटना कैसे घटती है, ठीक है, घटना क्या घटती है कि 6 वर्ष इन लोगों को यहाँ पर तपस्या करते हो गया, लेकिन एक दिन एक वहाँ पर भी देखो पेड़ है। ठीक है, और पेड़ के प्रति होती है जो वहाँ के स्थानीय लोग हैं उनकी आस्था भी होती है। और वहाँ पर एक व्यक्ति है संगनी पुत्री है, कोई वहाँ का कोई एक मुखिया है, उस गांव का एक मुखिया है, उसकी पुत्री संगनी पुत्री शुगारता और या शगारता, क्या नाम मिलता है, शुगारता या शगारता। ठीक है, क्या करती है, खीर बनाती है। वहां पर क्या करती है, खीर बनाती है। और वो खीर वो किसको भी खिलाती है, महात्मा बुद्ध को भी खिलाती है। ठीक है, और इस बात से 5 ब्राह्मण भड़क जाते हैं। ठीक है, वो बोलते हैं कि भाई तूने हमारे कर्म धर्म तो मिट्टी में मिला दिए, लेकिन अपने तो मिला लिए, लेकिन उसके साथ साथ हमारे भी मिला दिए। क्लियर है। ठीक है, और वो 5 ब्राह्मण जब इनसे उनका विवाद हो जाता है तो उसके बाद वो 5 ब्राह्मण यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, सारनाथ चले जाते हैं और महात्मा बुद्ध वहाँ पर ही रहते हैं। क्लियर है। ठीक है, उसके बाद ये थोड़ा सा आगे निकले और ये पहुंचते हैं बोध गया में। कहाँ पहुंचते हैं, बोध गया में पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, बोध गया में पहुंचते हैं। ठीक है, और बोध गया में ये एक स्थान पर बैठ जाते हैं। कहाँ पर बैठते हैं, ठीक है, ये बैठते हैं निरंजना, कहीं पर आपको निरंजना मिलेगा और कहीं पर आपको पुनपुन नदी के तट पर बैठते हैं। किस नदी के, पुनपुन नदी के तट पर बैठते हैं। ठीक है, और उस गांव का नाम क्या है, और उस गांव कौन सा गांव है, जाम्बिक गांव है। ठीक है, और 8वें दिन इनको क्या हो जाती है, ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। और ज्ञान की प्राप्ति किस वृक्ष के नीचे होती है, पीपल वृक्ष के नीचे होती है। और इस ज्ञान जब यहाँ पर देखो ध्यान रखना, पीपल वृक्ष के नीचे होती है, तो जब ज्ञान की प्राप्ति होती है तो इसी वृक्ष को कहा जाता है संबोधि वृक्ष। क्या कहा जाता है, संबोधि वृक्ष कहा जाता है। और किस दिन उन्हें ज्ञान की प्राप्ति होती है, बैसाख पूर्णिमा के दिन होती है। किसके दिन होती है, बैसाख पूर्णिमा के दिन होती है। ठीक है, और ठीक है, और ज्ञान देखो बैसाख पूर्णिमा के दिन इन्हें किसको ज्ञान होता है, गौतम बुद्ध को ज्ञान होता है। और जो ज्ञान
ज्ञान प्राप्त होना ही क्या कहलाता है? ज्ञान प्राप्त होना, ठीक है, ज्ञान प्राप्त होना ही क्या कहलाता, किसका प्रतीक है? संबोधि वृक्ष। संबोधि वृक्ष किस चीज का प्रतीक है? ज्ञान प्राप्त होने का प्रतीक है, ठीक है। और इसी दिन यहीं पर उन्हें 4 आर्य सत्य पता चलते हैं। क्या है? ठीक है, ज्ञान। अब देखो, ज्ञान तो प्राप्त हो गया, ठीक है, लेकिन क्या ज्ञान प्राप्त हुआ वो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। पहली बात, पहली चीज इनको इस बात का पता चलता है कि दुख है, ठीक है, क्या है? दुख है। दुख का दूसरी बात, दुख का कारण है। दुख का क्या है? कारण है। दुख का क्या है? कारण है। तीसरा, दुख का एक समुदाय है। दुख क्या है? समुदाय है, ठीक है। और चौथी चीज, दुख समुदाय प्रति पड़ता है। दुख समुदाय प्रतिपदा है, ठीक है। तो क्लियर है? आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। ध्यान देना, ठीक है, कि अब क्या कहानी घटी थी, थोड़ा सा विस्तार से समझ लेते हैं, ठीक है। देखो दोस्तों, कहानी ये घटी कि कहानी क्या घटी कि पीपल के वृक्ष के नीचे जब 5 ब्राह्मण भी इनके साथ थे और ये भी तपस्या कर रहे थे। 6 वर्ष इनको तपस्या करते करते हो गए थे, ठीक है। 6 वर्ष इनको तपस्या करते करते हो जाते हैं, ठीक है। लेकिन एक दिन क्या होता है, एक दिन वहां पर उस गांव की मुखिया की कन्या है, शुगारता जिसका नाम है, वो बेचारी वहां पर क्या बनाने आती है? खीर बनाने आती है। वट वृक्ष, कोई वृक्ष वहां पे रहता है, उसकी पूजा अर्चना करने आती है। और वो भी बोलती है कि बाबू, साधु बाबा बैठे हैं, क्यों ना मैं इनको क्या खिला दूं? खीर खिला दूं, ठीक है। तो वो बड़ी आस्था से महात्मा बुद्ध के पास जाती है और महात्मा बुद्ध को क्या करती है? खीर खिला देती है, ठीक है। खीर खिलाते हैं और महात्मा बुद्ध क्या कर देते हैं? उस खीर को खा लेते हैं, ठीक है। जब महात्मा बुद्ध खा लेते हैं तो खीर को खाते हुए जो 7 के 5 ब्राह्मण है वो महात्मा बुद्ध को क्या कर देते हैं? देख लेते हैं, ठीक है। जब महात्मा बुद्ध उनको देख लेते हैं तो महात्मा बुद्ध को वो देख लेते हैं तो 5 ब्राह्मण उनसे नाराज हो जाते हैं और नाराज होकर कहते हैं कि भाई, तूने अपने क्रम धर्म तो नष्ट कर ही लिए हैं, लेकिन तूने हमारे भी कर लिए हैं, क्योंकि हम लोगों को गृहस्थियों से दूर दूर का कोई नाता नहीं रहता है, ठीक है। और नाराज होकर वो 5 के 5 ब्राह्मण कहां चले जाते हैं? सारनाथ में चले जाते हैं। क्लियर है? आप लोगों ने इतना समझ लिया, ठीक है। उसके बाद महात्मा बुद्ध उसी स्थान पर रहते हैं और कहां चले जाते हैं? बोध गया चले जाते हैं। और 8वें दिन महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। किस वृक्ष के नीचे तपस्या करते हैं? पीपल वृक्ष के नीचे सब तपस्या करते हैं, ठीक है। कौन सी नदी है? तो नदी याद रखना दोस्तों आप, निरंजना नदी या पुनपुन नदी। कौन सी नदी? निरंजना नदी या पुनपुन नदी। कौन सा गांव है? जाम्बिक गांव है, ठीक है। कौन सा दिन रहता है? बैसाख की पूर्णिमा का दिन होता है, ठीक है। और उसी पीपल वृक्ष को क्या कहा जाता है? संबोधि वृक्ष भी कहा जाता है। और ज्ञान प्राप्ति, जो ज्ञान का महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है उसको क्या बोला जाता है? संबोधि वृक्ष बोला जाता है, ठीक है। और ज्ञान की प्राप्ति उन्हें क्या होती है कि दुख है, दुख का कारण है, दुख का समुदाय है, दुख का समुदाय है, दुख और समुदाय प्रतिपर्दा है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और अब आगे क्या होता है, ठीक है। आगे इसके बाद ये आगे चलते हैं और यहां पर इनको क्या मिलते हैं? 2 व्यापारी मिलते हैं, ठीक है। कहां मिलते हैं? आगे रास्ता जब ये चल रहे होते तो इनको 2 व्यापारी मिलते हैं, ठीक है। और एक व्यापारी का नाम है तपस्यु, ठीक है, तपस्यु। और एक का नाम है कलिक। क्या नाम है? कलिक। क्या नाम है? कलिक नाम है। क्लियर है? ठीक है। और यही तपस्यु और कलिक इनके सर्वप्रथम क्या बनते हैं? शिष्य बनते हैं। सर्वप्रथम क्या बनते हैं? तपस्यु और कलिक क्या बनते हैं? शिष्य बनते हैं। लेकिन उसके बाद ये सारनाथ आते हैं। कहां आते हैं? सारनाथ आते हैं, ठीक है। और सारनाथ, अब देखो भाई, सारनाथ में कौन थे? रूठा ब्राह्मण, ठीक है।
कहते हैं ना एक स्लोगन बहुत, ब्राह्मण रूठा तो रावण। तो कौन थे? ठीक है, 5 ब्राह्मण थे। ठीक है, 5 ब्राह्मण थे और इन्हीं को इन्होंने यहां पर क्या दिया, इन्हीं को इन्होंने सारनाथ में क्या दिया? ठीक है, ठीक है, इन्हीं को इन्होंने यहां पर क्या दिया? उपदेश दिया। ठीक है, 5 ब्राह्मणों को इन्होंने क्या दिया? उपदेश दिया। ठीक है, 5 ब्राह्मणों को कहां दिया? सारनाथ में। ठीक है, 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया। क्लियर है? ठीक है, और 5 ब्राह्मणों को उपदेश दिया। ठीक है, और इसी जो 5 ब्राह्मणों को इन्होंने उपदेश दिया, ठीक है, यही उनका क्या है? प्रथम उपदेश है। क्या है? प्रथम उपदेश है। ठीक है, और इसी प्रथम उपदेश को क्या बोला जाता है? ये आपको ध्यान रखना है। ये एग्जाम की दृष्टि से क्या है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको बोला जाता है धर्म चक्र परिवर्तन। धर्म चक्र परिवर्तन। ठीक है, क्लियर है? ये चीज आपने बहुत ही ध्यान रखना। धर्म चक्र परिवर्तन, महानिष्क्रमण और संबोधि वृक्ष। क्लियर है? ठीक है, अब थोड़ा सा इसका ओवरव्यू हम ले लेते हैं। क्लियर है? ठीक है, ओवरव्यू कैसे लेंगे? ठीक है, कहानी हमारी कहां तक हुई थी? ज्ञान प्राप्ति तक हुई थी। अब भाई ज्ञान प्राप्त हो गया तो भाई बताना भी तो है ना किसी को। ठीक है, अपना रिवीजन तो, अपना जो उसका प्रयोग है उनका अनुप्रयोग भी तो करना है। ठीक है, तो चलते हैं कहां से? बोध गया से चलते हैं। कौन? हमारे महात्मा बुद्ध, हमारे सिद्धार्थ, हमारे महामाया और सुदोधन के औलाद, और हमारे यशोधरा के पति, और हमारे राहुल के पिता। ठीक है, सब याद आ गए ना दोबारा? ठीक है, ये कहां चलते हैं? ये चलते हैं सारनाथ की ओर। लेकिन तब तक इनको रास्ते में ही क्या मिल जाते हैं? तो व्यापारी मिल जाते हैं, तपस्यु और कलिक। कौन? तपस्यु और कलिक। तपस्यु और कलिक जब इनको मिल जाते हैं तो ये इनके पहले शिष्य बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? पहले शिष्य बन जाते हैं। लेकिन यहां से वो कहां पहुंचते हैं? सारनाथ पहुंचते हैं। और सबसे पहले वो किनको मिलते हैं? उन रूठे हुए ब्राह्मणों को मिलते हैं। जिन ब्राह्मणों में कौन शामिल था? जिन ब्राह्मणों में कौन शामिल था? कौंडिन्य भी शामिल था, जिसने कहा था, जिसने क्या कहा था? दोबारा याद करा रहा हूं। जिसने कहा था महात्मा बुद्ध की मौसी को, या महात्मा बुद्ध की मां, जो दूसरी मां है उनकी, गौतमी प्रजापति को, कि आपका लड़का या तो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा या वो सन्यासी बनेगा। लेकिन बने क्या? सन्यासी। ठीक है, और इनको ये क्या करते हैं? सारनाथ में अपना प्रथम उपदेश देते हैं। क्या करते हैं? सारनाथ में प्रथम उपदेश देते हैं। और इसी प्रथम उपदेश जो इन्होंने 5 ब्राह्मणों को दिया, इसी प्रथम उपदेश को धर्म चक्र परिवर्तन कहा जाता है। क्लियर है? आई होप आप लोगों को इतनी सी कहानी समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब ये सारनाथ से कहां आ गए? सारनाथ से आगे आ गए। ठीक है, और सारनाथ से ये आगे पहुंचे। ठीक है, ये पहुंचते हैं कहां? काशी। कहां पहुंचे? ठीक है, काशी पहुंचते हैं। कहां पहुंचते हैं? काशी पहुंचते हैं। और यहां पर एक यश नामक का व्यापारी है। ठीक है, यश नामक का व्यापारी प्लस इसका परिवार। ठीक है, इसका परिवार वह 50 लोगों को, 50 और व्यापारी। ठीक है, 50 और व्यापारी। ठीक है, और इसकी क्या बनते हैं? क्या बन जाते हैं? महात्मा बुद्ध के शिष्य बन जाते हैं। ठीक है, अब ध्यान देना भाई, काशी में क्या होता है? काशी में क्या कहानी होती है? काशी में यश नामक का व्यापारी और उसका पूरा परिवार और अपने साथ
50 व्यापारियों को 50 और व्यापारी क्या करवा देता है, बौद्ध संघ में क्या कर देता है, शामिल कर देता है। ठीक है, ठीक है। और यहां पर ही काशी में ही एक बात ध्यान रखना, काशी में ही क्या करते हैं, महात्मा बुद्ध बौद्ध संघ की क्या करते हैं, बौद्ध संघ की स्थापना करते हैं। ठीक है। और इसी व्यापारी यश नामक का जो व्यापारी है, इसकी पत्नी और इसकी माता, ठीक है, महात्मा बुद्ध की क्या है, प्रथम उपासिका बनती है। क्लियर है? ठीक है दोस्तों, हम सारनाथ से महात्मा बुद्ध कहाँ पहुंचते हैं, काशी में पहुंचते हैं। ठीक है। और जहां यश नामक का जो व्यापारी है वो 50 और व्यापारियों के साथ संघ में शामिल होता है, बौद्ध दीक्षा लेता है और उसकी जो पत्नी है, जो उसका पूरा परिवार है, वो भी क्या होता है, शामिल होता है। उसकी माता शामिल होती है, उसकी पत्नी शामिल होती है, और यही माता पत्नी क्या है, प्रथम उपासिका रहते हैं किसके, महात्मा बुद्ध के। क्लियर है? आई होप आप लोगों को इतना समझ में आ गया होगा। अब मैं इसको पूरा का पूरा मिटा देता हूं और उसके बाद हम आगे की यात्रा पूरी करते हैं। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, आगे की कहानी अब शुरू करते हैं। ठीक है, लेकिन आगे की कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी मोटिवेशन लाइन और। ठीक है, जिंदगी में समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है। जिंदगी में समस्याओं का आना पार्ट ऑफ लाइफ है, लेकिन उनसे निकल जाना इंसान की आर्ट ऑफ लाइफ है। क्लियर है? चलिए, हम कहाँ पहुंचे थे, काशी तक पहुंचे थे। कहाँ पहुंचे थे, काशी तक हम पहुंचे थे। अब क्या मन बनाते हैं, अब ये जो महात्मा बुद्ध है ये वापस कहाँ चले जाते हैं, ये वापस सारनाथ चले जाते हैं। कहाँ चले जाते हैं, सारनाथ चले जाते हैं। और जहाँ पर ये क्या करते हैं, प्रथम वर्षावास यहीं पर व्यतीत करते हैं। क्लियर है? यहीं पर ये क्या करते हैं, अपना प्रथम वर्षावास व्यतीत करते हैं। क्लियर है? ठीक है। इसके बाद ये कहाँ के लिए चलते हैं, ये वापस अरुवेला चलते हैं। कहाँ चलते हैं, अरुवेला चलते हैं। लेकिन अरुवेला और किसके बीच में, सारनाथ के बीच में एक स्थान पर इनका एक शिष्य बनता है। ठीक है, उसका नाम क्या है, उसका नाम है भद्रनाथ। क्या नाम है, भद्रनाथ। ठीक है, और भद्रनाथ इनका एक शिष्य बनता है। और ये क्या करता है, 30 लोगों के साथ क्या करता है, शिष्य बन जाता है। किसका शिष्य बन जाता है, महात्मा बुद्ध का। क्लियर है? ठीक है। और जो ये 30 लोग शिष्य बने, ठीक है, इनको ही क्या कहा गया, इनको ही भद्रवर्गीय कहा गया। क्या कहा गया, भद्रवर्गीय कहा गया। क्लियर है? उसके बाद क्या होता है, अरुवेला में इनके 3 और शिष्य बनते हैं, मुख्य कश्यप, नंदी कश्यप और गया कश्यप। क्या बनते हैं, और शिष्य बनते हैं, मुख्य कश्यप और दूसरा नंदी कश्यप और गया कश्यप। क्लियर है? ठीक है। उसके बाद ये कहाँ पहुँचते हैं, ये पहुँच जाते हैं आपका कहाँ, राजगृह में। कहाँ पहुँचे जाते हैं, राजगृह पहुँचते हैं। ठीक है। और राजगृह में इन्हें जो बिंबिसार है, जो राजा बिंबिसार है, ठीक है, ये क्या करते हैं, बिंबिसार ने इनको क्या कर दिया,
वेणुनन विहार क्या कर दिया, दान दे दिया। ठीक है, वेणुनन विहार क्या किया, दान कर दिया। ठीक है, और यहीं पर इनके 4 शिष्य और बन जाते हैं, 4 शिष्य यहीं पर क्या होते हैं, और बन जाते हैं, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम क्या है, सारिपुत्र। क्या नाम है, सारिपुत्र, गोया, योग, दलायन और अमग और उपाली। क्लियर है। ठीक है, पहले इतना हम देख लेते हैं। ठीक है, इतना हम देख लेते हैं, उसके बाद आगे की कहानी फिर देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो कहानी किस तरीके से है तो सुनना आप लोग। ठीक है, ये कहाँ आए थे, काशी। ठीक है, कहाँ आए थे, काशी। ठीक है, जहाँ पर क्या किया था, जहाँ पर एक व्यापारी ने, जहाँ पर यश नामक के व्यापारी ने 50 और व्यापारियों के साथ इनसे शिक्षा दीक्षा ली थी और अपने परिवार को भी क्या करवाया था, बौद्ध संघ में शामिल करवाया था। क्लियर है। ठीक है, और यहाँ पर ही काशी में ही, कहाँ, काशी में ही महात्मा बुद्ध ने किसकी स्थापना की, बौद्ध संघ की क्या करते हैं, ये स्थापना करते हैं। क्लियर है, इतना आप लोगों का क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, अगली बात, अगर आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि प्रथम वर्षावास इन्होंने कहाँ पर व्यतीत किया था, तो प्रथम वर्षावास इन्होंने कहाँ पर व्यतीत किया था, सारनाथ में ये क्या करते हैं, अपना प्रथम वर्षावास व्यतीत करते हैं। ठीक है, वर्षावास से क्या है, मतलब एक ऋतु ये क्या करते हैं, यहाँ पर रहते हैं, कुछ टाइम तक ये यहाँ पर व्यतीत करते हैं, कुछ महीनों तक। ठीक है, उसके बाद सारनाथ और अरुवेला के बीच इनका एक नया शिष्य बनता है, जिसका नाम क्या है, भद्रनाथ है। ठीक है, क्या नाम है, भद्रनाथ है। और ये 30 लोगों को भी क्या बनाता है, महात्मा बुद्ध का क्या बनाता है, अपने साथ शिष्य बनाता है। और इन्हीं 30 लोगों को क्या कहा जाता है, इन्हीं 30 लोगों को भद्रवर्गीय कहा जाता है। किस वर्ग का कहा जाता है, भद्रवर्गीय कहा जाता है। उसके बाद ये कहाँ जाते हैं, अरुवेला जाते हैं, जहां मुख्य कश्यप, नंदी कश्यप, गया कश्यप इनके शिष्य बनते हैं। और ये बहुत 300, 200, 500 लोगों की मात्रा में क्या लेते हैं, बौद्ध शिक्षा लेते हैं। ठीक है, बौद्ध संघ में क्या होते हैं, शामिल होते हैं। उसके बाद ये कहाँ पहुंचते हैं, राजगृह पहुंचते हैं। और राजगृह में बिंबिसार है, जो सम्राट बिंबिसार है, वो क्या करते हैं, वेणुनन विहार इनको क्या करते हैं, दान में उपहार दे देते हैं। ठीक है, और यहाँ पर राजगृह में इनके 4 नए शिष्य और बनते हैं, सारिपुत्र, योग, दलायन, अमंग और उपाली। क्लियर है। आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए, अब राजगृह के बाद अब ध्यान देना दोस्तों। ठीक है, राजगृह के बाद ये कहाँ पहुंचते हैं, कपिलवस्तु पहुंचते हैं। ठीक है, और यहाँ पर बहुत ही हार्ड टचिंग स्टोरी मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। ठीक है, हार्ड टचिंग स्टोरी, यानी कि किसी का बेटा, किसी का लाडला सन्यासी बन जाए और सन्यासी बनने के बाद वो कहाँ पहुँचे, अपने होम टाउन में पहुँचे, अपने गृह निवास की तरह पहुँचे। ठीक है, तो क्या स्थिति हो रही होगी, और स्थिति इससे भी जबरदस्त। ठीक है, अब देखो स्थिति इससे भी जबरदस्त क्या होती है। ठीक है, जैसे कल इनके छोटे भाई किसका राज्य अभिषेक होना है, किसका राज्य अभिषेक की तैयारी चल रही है। ठीक है, इनका एक भाई रहता है नंदी, उनका नाम है नंदी वर्मन, कुछ इस तरीके से। ठीक है, नंदी उनका नाम रहता है। ठीक है, उनके राज्य अभिषेक की तैयारी चल रही है। एक जो इनके पिता है सुदोधन अपना दिल को तसल्ली दे बैठ रहे रहते हैं कि चलो एक बेटा मेरा सन्यासी बन गया, तो दूसरा क्या होगा, दूसरा क्या संभालेगा, राजगद्दी को संभालेगा, मेरी जो आगे की सत्ता है उसको संभालेगा। लेकिन होता इसके विपरीत है। ठीक है, ये कहानी जो कहीं पर लिखी है, पढ़ा था मैंने, सुना था। ठीक है, वही मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, तो सारे कपिलवस्तु इसके जो होम टाउन है इसका, यहाँ पर क्या चल रही होती है, राज्याभिषेक की तैयारी चल रही होती है। नंदी को राजा बनना होता है कल। लेकिन जितनी अब जैसे ही कपिलवस्तु में एक खबर फैलती है कि जो महात्मा बुद्ध वहाँ आ रहे हैं, ठीक है, यहाँ के
पहले के राजकुमार वापस आ रहे हैं राजगृह में, वहाँ कपिलवस्तु में आ रहे हैं, तो वैसे सारे के सारे लोग उस उत्सव को छोड़कर कहाँ चले जाते हैं? महात्मा बुद्ध के पास चले जाते हैं और उनसे ज्ञान दीक्षा शिक्षा लेने लग जाते हैं। ठीक है, और संजोग देखिए, और नंदी वर जो इनका छोटा भाई है, नंदी उसकी माता, उसकी बीवी, सब क्या लेने लग जाते हैं? यहाँ किसके पास चले जाते हैं? कपिलवस्तु में महात्मा बुद्ध के पास चले जाते हैं और क्या कर देते हैं? शिक्षा दीक्षा ले लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर कपिलवस्तु पर इन्होंने क्या करते हैं? महात्मा बुद्ध क्या करते हैं? अपने परिवार के लोगों को, अपने परिवार के लोगों को शिक्षा देते हैं, और इसमें उनका वो भाई भी शामिल रहता है। ठीक है, और कहीं पर तो ये भी कहा जाता है कि नंदी वर्मन भी क्या हो गए थे? किसमें? बौद्ध संघ में शामिल हो गए थे। ठीक है, क्लियर है? इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद इनका जो एक क्या है? अनुपय उद्यान है। ठीक है, अनुपय उद्यान के पास, ठीक है, अनुपय उद्यान के पास ये क्या करते हैं? ठीक है, अनुपय उद्यान के पास इनका एक नया शिष्य बनता है। कौन? अनुपय उद्यान के पास इनका एक नया शिष्य बनता है आनंद। कौन बनता है? आनंद। और यही इनका सबसे बड़ा शिष्य है, सबसे बड़ा, सबसे प्रिय शिष्य इनका रहता है। ठीक है, सबसे प्रिय। ठीक है, कौन है? आनंद है। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ पहुँचते हैं? ये पहुँचते हैं राजगृह में। कहाँ पहुँचते हैं? राजगृह। फिर से आ जाते हैं कहाँ? राजगृह में। और इसी राजगृह में इनका एक चचेरा भाई रहता है, देवव्रत या देवदत्त ने इनको क्या किया? 3 बार मारने का प्रयास किया। 3 बार मारने का क्या किया? प्रयास किया। ठीक है, और यहीं पर, ठीक है, यहाँ पर एक व्यापारी का जिक्र आता है, और व्यापारी का नाम क्या है? श्रावस्ती का एक व्यापारी है। श्रावस्ती का व्यापारी क्या है? सुदास है। ठीक है, क्या नाम है? सुदात आता है उसका नाम। ठीक है, सुदात है। ठीक है, वो सरस्वती में उन्हें क्या करता है? एक जैतवन विहार क्या करता है? भेंट करता है। जैतवन विहार कौन देता है? ठीक है, सुदाद देता है। ठीक है, तो और इसने कहाँ से? की पुत्री विशाखा ने। ठीक है, तो ध्यान रखना, श्रावस्ती ने क्या दिया? श्रावस्ती में क्या देता है? जैतवन विहार देता है। ठीक है, इसके बाद ये कहाँ आते हैं? अपने ज्ञान लेने के, गृह त्याग के 8वें वर्ष का आते हैं बैसाखी। कहाँ आते हैं? वैशाली आते हैं। कहाँ आते हैं? वैशाली आते हैं। ठीक है, वैशाली आते हैं, और वैशाली में ये क्या करते हैं? इन्हें कौन सा विहार मिलता है? कुटाग्रशाला विहार इनको क्या होता है? मिलता है। ठीक है, और आनंद के कहने पर, ठीक है, कुटाग्रशाला। ठीक है, और यहाँ पर ही क्या है? आनंद के कहने पर ये पहली बार क्या करते हैं? आनंद, इनका प्रिय शिष्य कौन है? आनंद है। आनंद के कहने पर ये पहली बार क्या करते हैं? पहली बार बौद्ध संघ में महिलाओं को शामिल करते हैं। ठीक है, महिलाओं को शामिल करते हैं। क्लियर है? ठीक है, आई होप आप लोगों को इतना, ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। ठीक है, उसके बाद ये कहाँ पहुँचते हैं? अपने 9वें वर्ष। ठीक है, 9वें वर्ष ये कहाँ पहुँचते हैं? ज्ञान प्राप्ति के कहाँ पहुँचते हैं? कौशाम्बी में पहुँचते हैं। कहाँ पहुँचते हैं? कौशाम्बी में पहुँचते हैं। ठीक है, और कौशाम्बी में पहुँचते हैं तो
न उदयन्ने एक है, ठीक है, उदयन है, उदयन ने इनको, एक व्यक्ति है उदयन, ठीक है, उन्होंने इनको क्या दिया है, घोषिता राम विहार क्या किया है, दान किया है, ठीक है, घोषिता राम विहार क्या किया है, दान किया है, ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। पूरे का हम एक बार फिर से ओवरव्यू ले लेते हैं, ठीक है, कहानी किस तरीके से है समझना आप, ठीक है। मैंने आप लोगों को कहाँ तक बता दिया था, बिंबिसार तक बता दिया था। देखिए बिंबिसार के बाद ये कहाँ पहुँचते हैं, कपिलवस्तु पहुँचते हैं, और वहाँ अपने परिवार के लोगों को ये क्या करते हैं, शिक्षा दीक्षा देते हैं। उसके बाद अनुपीय उद्यान में इनका एक और शिष्य बनता है जिनका नाम क्या है, आनंद है, जो कि इनको बहुत ही प्रिय शिष्य बन जाता है इनका, ठीक है, और बहुत ही प्रिय लगता है इनको, ठीक है। उसके बाद ये राजगृह की ही बात है, और राजगृह में ही देवदत्त जो इनका एक चचेरा भाई है, वो इनको 3 बार मारने का क्या करता है, प्रयास करता है, ठीक है। उसके बाद राजगृह में श्रावस्ती का एक व्यापारी है सुदात, वो क्या करता है, इनको जैतवन विहार क्या करता है, भेंट करता है, जैतवन विहार क्या करता है, भेंट करता है। उसके बाद ये यहाँ से कहाँ चले जाते हैं, वैशाली चले जाते हैं, और वैशाली में ही अपने जो इनका प्रिय चेला है, प्रिय शिष्य है कौन, आनंद, उसके कहने पर पहली बार बौद्ध संघ में क्या करते हैं, महिलाओं को शामिल करते हैं, ठीक है। लेकिन एक बात ध्यान रखने योग्य है, ठीक है, आप कि जब पहले इन्होंने क्यों नहीं किया, अगर इनसे पूछा जाता है कि आप महिलाओं को क्यों नहीं करते साहब, बौद्ध संघ में शामिल पहले क्यों नहीं किया, तो इनका एक तर्क था कि जो ये संघ है, अगर इसे अगर मैं इसमें महिलाओं को शामिल करता हूं, तो ये जो बौद्ध संघ है, ये 500 साल में ही क्या हो जाएगा, नष्ट हो जाएगा, या 500 साल पहले ही क्या हो जाएगा, ये नष्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसा इनका किसके बारे में सोचना था, पॉइंट ऑफ व्यू किसके प्रति था, महिलाओं के प्रति था, ठीक है। उसके बाद वैशाली में, ठीक है, इनको कौन सा विहार मिलता है, कुट्राग्रशाला विहार मिलता है। उसके बाद ये कौशाम्बी आते हैं, और उद्यान इन्हें कौन सा विहार देते हैं, कोशिताराम विहार देते हैं, ठीक है। तो अभी हमने कहां तक का पढ़ा, कौशाम्बी तक का पढ़ा, क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। फिर वैशाली में ही 20वें वर्ष ये कहां आते हैं, वैशाली आते हैं, कहां आते हैं, वैशाली आते हैं। और उसमें क्या होता है, मैं इसको मिटा देता हूं, फिर आपको बताता हूं कि उसमें क्या घटना घटित होती है, क्लियर है। ठीक है, आप लोगों ने अंगुलीमान डाकू का बारे में सुना होगा, ठीक है, कि क्या होता है कि एक डाकू मिलते हैं महात्मा बुद्ध को, और डाकू को शिक्षा दीक्षा बोलते हैं, जिसको जो बहुत ही कुख्यात दातुक रहता है, लेकिन वो भी क्या बन जाता है, भगत बन जाता है, ठीक है, वही अंगुलीमान डाकू, ठीक है। तो देखो क्या होता है, 20वें वर्ष ये कहाँ आते हैं, ठीक है, 20वें वर्ष ये आते हैं वैशाली, गृह त्याग के 20वें वर्ष क्या आते हैं, वैशाली, ठीक है, ठीक है, वैशाली आते हैं। तो वैशाली में ये क्या करते हैं, वैशाली में क्या होता है, कौन से वर्ष आते हैं, 20वें वर्ष आते हैं। और 20वें वर्ष ये कौन इनका शिष्य बनता है, डाकू अंगुलीमान, ठीक है। अंगुलीमान क्यों नाम था, क्योंकि लोगों की अंगुली काट काट के अपने गर्दन में लटका देता था, लो भाई मैं इतना कुख्यात हूं, आते ही लोग डर जाए एकदम से, ठीक है, ठीक है। तो इसके बाद ये कहां गए, ठीक है, कहां गए, पावा गए, ठीक है, और कहां गए, पावा गए, और यहां इनका शिष्य कौन बना, इनका यहां पर शिष्य बनता है, ठीक है, एक चुंद कर्मकार या लोहार, कुछ भी कहो, चुंद कर्मकार कह दो या लोहार कह दो, या जो भी होगा, सुनार होगा, इनमें से ये कुछ था, ठीक है। उसका नाम क्या था, शुक्र,
शुक्र मघव, क्या नाम था? शुक्र मघव, शुक्र मघव उसका नाम था, ठीक है। तो उसके बाद ये उनका क्या बनता है? शिष्य बनता है और फाइनली ये कहाँ पहुंचते हैं? कुशीनगर, ठीक है। अब देखो भाई हमारा हीरो अंतिम यात्रा पे है, ठीक है। अब कहने वाला है कि भुला देना मुझे है, अलविदा तुझे है। तो कुशीनगर पहुंच जाता है, ठीक है। और कुशीनगर में कौन सा गांव रहता है? कसम गांव। कौन से गांव में? कसम गांव में 483 बीसी में इनका क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है, ठीक है। और मृत्यु की जो घटना होती है उसको बोला जाता है महापरिनिर्वाण। क्या बोला जाता है? महापरिनिर्वाण। क्लियर है, ठीक है। मृत्यु कब होती है? 483 बीसी में होती है। और यहाँ पर और 483 बीसी में ही वो अपना अंतिम उपदेश अपने शिष्य है उनके एक सुभद्र को देते हैं। किसको देते हैं अंतिम उपदेश? सुभद्र को देते हैं, ठीक है। अंतिम उपदेश किसको दिया? सुभद्र को दिया। क्लियर है, ठीक है। इतना आप लोगों ने चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। और मौत के पीछे ये क्या हो जाते हैं, ठीक है। कितने वर्ष रहते हैं पूरे? लगभग ये कितने साल तक रहते हैं? 80 वर्ष तक जिंदा रहते हैं। 563 में इनका जन्म होता है, बीसी 563 बीसी में इनका जन्म होता है। और 483 बीसी में इनकी मृत्यु हो जाती है। 80 वर्ष तक जीवित कौन रहे? हमारे महात्मा बुद्ध रहे। और फाइनली इनकी मृत्यु हो जाती है कहाँ? कुशीनगर में, ठीक है। तो कहा जाता है कि किसी ने इन्हें क्या पिला दिया था? गलती से मांस खिला लिया था और इसी मांस के कारण इनकी तबीयत बिगड़ गई और इनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई, ठीक है। तो एक बार फिर से आप लोग थोड़ा सा समझ लेना, ठीक है। समझना क्या है? कहानी समझनी है वैशाली से, ठीक है। कौशाम्बी से ये कहाँ आए? वैशाली आए। और कौन से वर्ष आए? 20वें वर्ष आए, ठीक है। और यहाँ इनकी भेंट किससे हुई? डाकू अंगुलीमान से हुई, ठीक है। कुख्यात डाकू, ठीक है। इतने बड़े कुख्यात डाकू, ठीक है। अंगुलीमान को इन्होंने भी क्या बना लिया? अपने ज्ञान से प्रभावित करके, अपने ज्ञान से इंस्पायर करके इन्होंने अपना शिष्य बना दिया। क्लियर है, ठीक है। इसके बाद ये पावा जाते हैं जहां इनका शिष्य कौन बनता है? ठीक है, एक लोहार है शुक्र मघव, ठीक है, ये बनता है। और उसके बाद ये वहां से कहां चले जाते हैं? कुशीनगर में चले जाते हैं। और कुशीनगर में एक छोटा सा गांव है कसम गांव, वहां पर 483 बीसी ईस्वी में, ठीक बीसी में इनकी क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है, ठीक है, कि इनकी मृत्यु क्या है? इनकी मृत्यु को क्या बोला गया? महापरिनिर्वाण बोला गया है। क्या बोला गया है? महापरिनिर्वाण बोला गया है, ठीक है। और यहां पर ये किसको अपना अंतिम उपदेश देते हैं? ये अपना अंतिम उपदेश किसको देते हैं? सुभद्र को देते हैं, ठीक है। और यहाँ पर एक कहानी किसकी खत्म हो जाती है? ठीक है, महात्मा बुद्ध की कहानी खत्म हो जाती है। लेकिन अभी हमारी दृष्टिकोण से महात्मा बुद्ध पूरा खत्म नहीं हुआ है। अभी हमने क्या पढ़ना है? महात्मा बुद्ध के बारे में आगे पढ़ना है, ठीक है। ये दोस्तों वीडियो का महात्मा बुद्ध वाली जो वीडियो थी हमारी, उसका पार्ट टू था। लेकिन अब कल मैं इसका क्या लेके आऊँगा? पार्ट 3 लेके आऊँगा। और उसमें भी हम आगे की कहानियों को जानेंगे, बौद्ध धर्म की मान्यताओं के बारे में जानेंगे, बौद्ध संगीतियाँ कहाँ कहाँ हुई थी, किसके कार्यकाल में हुई थी, किसके जो भी कौन उस टाइम शासक था, कौन उसका अध्यक्ष था, ये सब चीज़ें हम कल के वीडियो में जानने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों मैं आप लोगों से बस इतनी सी ही रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोगों को मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो आप लोग ज़रूर इनको सभी देखो। ज़्यादा लोगों जिन लोगों को पढ़ाई से वास्ता नहीं है, उन लोगों को करके कोई फ़ायदा नहीं है, शेयर मत ही करिए। लेकिन आपको लगता है कि ये क्या है, ये मेरा दोस्त है, ये पढ़ाई
कर रहा है, पर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है, उस तक आप इन वीडियोस को जरूर पहुंचाएं। ठीक है, ये वीडियो जरूर बेनिफिशियल होगी, क्योंकि मुझे अपने कंटेंट पे और अपने काम पे पूरा भरोसा है। और मैं, हो सकता है कि अभी मैं आप लोगों के बीच बहुत बेस्ट ढंग से रिप्रेजेंट नहीं हो पा रहा हूं, लेकिन धीरे 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 मैं अपने आप में निरंतर सुधार करता रहूंगा। ठीक है, मुझे इस बात से मतलब नहीं है कि व्यूज़ अभी कम आ रहे हैं, ग्रोथ नहीं हो पा रहा है यूट्यूब चैनल। पिछले 3 सालों से मैं यूट्यूब चैनल पे काम कर रहा हूँ, नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है। ठीक है, कहते हैं ना कि फल मिले ना मिले ये तो बात की बात है, लेकिन हम मेहनत ना करें ये गलत बात है। ठीक है, मुझे इतना पता है कि मैं अपने काम के प्रति प्रतिबद्धता रखूंगा। ठीक है, जो मैंने लिया है कि यार 500 टॉपिक करने हैं कंप्लीट यूट्यूब के ऊपर, कौन से जीएस के, तो मैं करके रखूंगा। ठीक है, उसके पहले दूसरे तीसरे चौथे धीरे 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 हम एक एक बूंद बूंद से ही घड़ा बढ़ता है, तो इसी तरीके से मैं भी 500 टॉपिक जो हैं वो पूरे करूंगा। ठीक है, और बिल्कुल डीप, क्योंकि पढ़ने का ये मतलब नहीं कि हमने पढ़ लिया फलाने का जन्म कब हुआ था, फलाने का जन्म कहाँ हुआ था, वहाँ क्या हुआ था, बस इतना ही काफ़ी नहीं होता है। पूरा गहराई में चीज़ों को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब ज्ञान रूपी समंदर में हमने डुबकी लगाई रखी है, तो क्यों ना इसमें पूरी तरह डूब जाएं इसमें। क्योंकि देखो, एक चीज़ होती है कि भाई, अगर बोलते हैं ना कि मोहब्बत करनी है तो किताबों से करो। ठीक है, अगर बेवफा भी निकलेगी तो ये आपको बहुत कुछ देख कर जाएगी। ठीक है, इस बात को आप अपने जहन में बिठा लीजिए। अगर आप लोग अपने काम से प्यार करोगे तो दुनिया आपसे प्यार करेगी, ये मेरा एक फंडा है। ठीक है, बाकी जय हो, मिलते हैं आप सभी लोगों को नेक्स्ट वीडियो में।